देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। एक मरतबा फिर हफ्ता आ गया है। ज़ाहिर है इंजॉयमेंट का दिन है, इंजॉयमेंट मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, लेकिन यहाँ मुत्तहदा से भी पहले आज जिक्र होगा उस एक सियासी जमात का जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एक सियासी जमात है। लेकिन कराची की हद तक अगर उसकी बात की जाए तो उस जमात ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर यहाँ की आबादी को कम करने के लिए जो रोल प्ले किया है, दैट इज़ अनडिनाएबल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी नज़र या तो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए या फिर आपकी जेब में इतने पैसे नहीं होने चाहिए कि जो आपके ज़मीर को ख़रीद सके। मैं बात कर रहा हूँ अवामी नेशनल पार्टी की। ये सरसब्ज़, बल्कि सरसब्ज़ नहीं, ये सुर्ख झंडे जो हैं ये बता रहे हैं कि ये अवामी नेशनल पार्टी का कोई इज्तिमा है। ये उस एक सियासी जमात की बात मैं कर रहा हूँ जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, अभी इस वक्त तो इनके मुंह से निवाला पीटीआई ने छीन लिया था, लेकिन काफ़ी अरसे इन्होंने इक़्तिदार का झूला झूला। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मैं बात जब भी करता हूँ तो इनसे रिजेम्बलेंस आती है उनमें। मुत्तहदा ने भी 30 साल तक कराची में इक़्तिदार का झूला झूला और उसके बाद कराची की तबाहाली और बर्बादी का जिम्मेदार वो ठहराते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। गोया इस्टेब्लिशमेंट ही तमाम तर बुराई की जड़ है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और उनके जो चमचे थे उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। जब हम बात करें अवामी नेशनल पार्टी की तो उसमें मर्दान हाउस जो कराची में वाक़ है, जिसमें शाही सैयद साहब रहाइश पजीर हैं इस वक्त भी गालिबन, और अवामी नेशनल पार्टी के दीगर कारकुनान जो हैं, ज़ाहिर है उनका भी बिलवास्ता हालात और वाक़यात से साबित है कि इस डिस्ट्रक्शन में जो कराची ने और कराची वालों ने गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में झेला, उसमें अवामी नेशनल पार्टी का क्या रोल था। यहाँ मैं बार बार अवामी नेशनल पार्टी पर ये जो तोहमत लगा रहा हूँ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ, कि जबकि आज ये दिन मुत्तहदा कौमी नज़र होता है, ये यकीनन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से ये दिन मनाया जाएगा, लेकिन पहला सेगमेंट जो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू अवामी नेशनल पार्टी और इसकी लीडरशिप। यहाँ हम बात करेंगे असफंदयार वली साहब के हवाले से। असफंदयार वली साहब का एक चश्मकुशा नादिर बयान, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा आदि मुजरिमों की तरह कि मैंने बड़ा रिसर्च की, मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सहारा लिया। कसम है अल्लाह की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ यूट्यूब पे डायल कीजिए और उसके बाद यूट्यूब पे लिखिए असफंदयार वली और उनकी हेट स्पीच, आपको रिजल्ट 2 मिनट में पता चल जाएगा, बल्कि 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ असफंदयार वली साहब पाक फौज के हवाले से जो हर्जा सराई कर रहे हैं, ये दिखाना यूँ मकसूद है कि ये वो सियासी जमात है जो इतने अरसे इक़्तिदार में रहने के बाद, इतने अरसे हुकूमतों में रहने के बाद, और इस वक्त भी ये नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की जो नून लीग की हुकूमत है वो उसके किसी न किसी तरह से हवारी हैं, उसके जो सपोर्टर हैं। इससे ये खुद भी इनकार नहीं कर सकते। असफंदयार वली साहब ने पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ क्या कहा था, अफ़गानिस्तान का दर्द इनके कलेजे में कितना है, ज़रा दिखाएं जी। तबई बराशी दास तबई बराशी पसंद का अफगानिस्तान दी के रखा जुनूब अफगानिस्तान टूटी को पक्कम और दा बेटा शक दर खवेम फिर अच्छा पपलर की मानी रहा पे बाजी की पक्कम और दी अफगानिस्तान टूटे तो बात कर तो खैर पाकिस्तान ब्या टूटी। ऐसे एक साउंड बाइट में जिसे सुनकर मेरा ख्याल है इधर उधर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, दौड़े लग जानी चाहिए, गाड़ियाँ तैयार हो जानी चाहिए। अब वो होती हैं या नहीं होती हैं इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन अब सुनिए, इस साउंड बाइट में इन्होंने कहा खुदा ना खास्ता उस दिन, खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहरहाल मैं असफंदयार वली की तरह या ANP वालों की तरह, ANP वाले ये वो जो इस हेट स्पीच को सुनने के बावजूद भी चमचों की तरह तालियां बजा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी में भी अच्छे लोग हुए होंगे, मैं उनका यहाँ जिक्र करना मकसूद नहीं है, मैं ये इस हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ। अब आप सुनिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन्होंने कितने टुकड़े करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जरा दिखाएं जी वो संग। कच्चा अतरसम तबीन उछे और चाहता आइन उछेड़ ब्याबा पाकिस्तान तो बल आइन वर्ण कृषि ब्याबा पाकिस्तान की 15 आइन राजी 15 टूटे की कि वो पाकिस्तान ब्या पाकिस्तान योजना न पाती की। महमूद अचकज़ई के बाद दूसरा बड़ा लीडर हमें नसीब हुआ, अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार, अल्लामान अल हफीज़। मुल्क के आइन को जो सुप्रीम मानता हो, लेकिन मुल्क जिसके लिए कतई कोई हैसियत न रखता हो, ये वो हजरत हैं कि जिनके आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये ऐसे चंपत हुए थे जैसे गधे के सर से सींग।
इनकी पार्टी का एक साबिक रहनुमा जो इस वक्त, जो उसके बाद नून लीग में, पीपल्स पार्टी में गया और आजकल वो नून लीग का हिमायती है, अगर ज्यादा बात हुई तो मैं नाम भी ले लूंगा। इनकी पार्टी का उस वक्त का नाक का बाल मेरे सामने बैठ करके ये बता रहा था कि इनकी बहादुरी का यह आलम था कि ये खुद तो गए अपने पीछे बहुत सारों को छोड़ के चले गए, और जब तक इनको, जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये कोस रहे थे, उन्होंने और हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन नहीं दिला दिया कि आप आ जाइए हजरत, आपकी जान महफूज है, तब तक ये वापस नहीं आए। तारुल कादरी साहब का वो मशहूर ज़माना हरकत तो सबने देखी होगी कि हल्का सा शॉर्ट सर्किट गालिबन हुआ था और उनकी बहादुरी वो स्टेज पे ही पता चल गई थी कितनी बड़ी, और थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे शहीद होने की, करंट लगने से डर गए थे। इसी तरह से इन्होंने भी हरकत की थी। उसके बाद जब तक इन्हें यकीन नहीं दिला दिया गया, ये हम पर नाजिल नहीं हुए। अब आप सुनिए उससे भी ज्यादा काबिल एतराज फिक्रा, उससे भी ज्यादा काबिल एतराज जुमला, और जरा मुझे यह बताइए कि एक, बल्कि एक नहीं 101 मुतनाज़े, जहालत आमेज, हिमाकत आमेज तकरीरें करने के बाद अगर अल्ताफ हुसैन को गद्दार कह दिया गया, तो क्या असफंदयार वली गद्दार नहीं है? क्या असफंदयार वली के जो फॉलोअर्स हैं, अगर इस तकरीर के बाद भी वो असफंदयार वली के साथ खड़े रहते हैं, तो क्या वो गद्दार नहीं है? क्या उनके गिरबान पर हाथ नहीं डालना चाहिए? अब सुनिए, ये मेरे और आपके बारे में बात नहीं कर रहे, ये उस एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दिए हुए मुल्क में इनको इख्तिदार का हलवा खाना नसीब हुआ। दिखाएं जी जिन्ना साहब के बारे में, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, बानी पाकिस्तान के बारे में इन मौसूफ का जुमला। हजरत, या तो आप बहुत खुश नसीब हैं या मैं बहुत बदनसीब हूं कि आज तक आप मेरे हत्थे नहीं चढ़े। इस एक हरकत के बाद मैं इंतहाई अदब, इज्ज, एहतराम और इल्तिमास के साथ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से नाम ले लेता हूं, पाक आर्मी से, ISI से, रेंजर्स से, FC से, लेवीज से, अगर कोई और इदारा बच गया हो तो मुझे माफ फरमाए। मैं उन तमाम से इल्तिमास करता हूं कि इस एक बुनियाद पर असफंदयार वली के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाए। यह भी चेक किया जाए कि यह मटेरियल जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे सर्कुलेट किया जा रहा है, यह कहां से आया, इसमें किस हद तक शायबा है, इनको कितना शक का फायदा देना चाहिए, और अगर अल्ताफ हुसैन और उनके चमचों के साथ जो सलूक इस वक्त कराची में हो रहा है, जिसके वो ऐन मुस्तहिक थे, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं, आप, कराची और कराची वाले खुश हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अल्ताफ भाई का कलमा हर हालत में पढ़ते हैं, चाहे वो अल्लाह रसूल का कलमा पढ़े ना पढ़े। इसी तरह उस एक गद्दार को साइड लाइन करने के बाद इन मौसूफ के ऊपर भी कोई ना कोई टाइटल दे दिया जाए, या तो यह बता दिया जाए कि पाकिस्तान का आइन ही सुप्रीम है, या तो यह बता दिया जाए कि पाकिस्तान के आइन को अगर किसी ने छेड़ा तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने बानी पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी की तो उसका मुकद्दर क्या होगा, यहां यह जानना निहायत जरूरी है। मैं दोबारा इस एक सेगमेंट के इख्तिताम पर जो अब खत्म होने के लिए जा रहा है, सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, और खास तौर पर नाम लेके कह रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से इल्तमास करूंगा, हुजूर अदलिया पर पंजा आजमाई बहुत हो गई, अदलिया बहुत खेल लिया, अब जरा ANP की तरफ अपना रुख कीजिए और बताइए, मुझे नहीं, इस प्रोग्राम को देखने वालों को नहीं, उन तमाम लोगों को जिनको गवाह बना करके आप अल्लाह रसूल की कस्में खाते हैं, आप वजीर आजम की बेगुनाही साबित करते हैं। आज ये केस मैं आपके हवाले कर रहा हूं, यह केस दाखिले दफ्तर नहीं हो सकता। अगर इस केस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि इस एक जुर्म में मैं और आप बराबर के शरीक हैं। इसी के साथ नाज़रीन, यहाँ वक्फे प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का MQM लवर्स से इल्तिमास है कि वो चैनल बदल कर लिहाफ ओढ़ के सो जाएं। जो लोग मेरी तरह MQM के हवाले से कुछ शुकूक व शुबात में मुब्तला है, उनसे इल्तिमास है टेलीविजन सेट के आगे से ना हटें, एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का सामान आया ही चाहता है।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के बाद वसीम अख्तर भी शाहराहे चापलूसी के मुसाफिर। ये वो शाहराह है जिसकी मंजिल कोई नहीं है, इस पर बस इंसान एक दफ़ा गया तो चलते ही चला जाता है। बस माजरत के साथ उसका बेशर्म होना ज़रूरी है। जुमले सख्त हैं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। अब आप आगे चल करके देखेंगे। कुछ अरसे पहले कराची के शहरियों पर एक बला नाजिल हुई। इस बला को हमने बहुत प्यार से मेयर कराची का नाम दिया और हमें यह बताया गया कि सब कुछ हो, खाने को रोटी हो ना हो, लेकिन मेयर अपना होना चाहिए। इस अपने ने हमारा जो सपना तोड़ा। आज भी कराची का हर आदमी 2-2, 3-3 रुमाल अपनी जेब में रखता है। कराची में जितने मास्क आजकल बिक रहे हैं, इनके आने के बाद बिके हैं, मौजूदा सिंध हुकूमत में बिके हैं, उतने कभी मेरा ख्याल है तकसीम से पहले भी नहीं बिके थे। पहले शादियों में दिखाया जाता था, दूल्हा बेचारा अपने मुंह पे रुमाल रख करके जाता था। अब कराची का हर आदमी, चाहे वो 175 साल का, वो दूल्हा बना घूम रहा है। इतनी मिट्टी है कि आप सांस नहीं ले सकते। ये वो शख्स है जो इससे पहले मुशीर बल्दियात रह चुका, जिससे उस वक्त नेमतुल्लाह खान के दौर में शहर की 19 सड़कें खुदी हुई बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन इसी शख्स ने मुस्तफा कमाल के दौर में शहर की 119 सड़कें खुदी हुई देखी भी और उसके बाद ढिठाई से उसका दिफा भी किया। यह वो शख्स है कि जिसको जेल नसीब हुई कुछ अरसे के लिए, और वो भी किस जुर्म में? इसने किसी की जेब नहीं काटी थी। इस पे 40 मुकदमात थे। मैं ये नहीं कहता सब के सब सही थे, मैं ये नहीं कहता सब के सब गलत थे, इल्जाम ही सही। लेकिन आप ये देखिए हमारा मुकद्दर के हम पे मुसल्लत कौन किया जाता है। डॉक्टर आसिम को हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बना दिया, माशाअल्लाह जी, पीपल्स पार्टी का कारनामा। इल्जाम 450 अरब, एक आध अरब मुझे ही दे दें तो मैं जान छोड़ करके कहीं किसी अच्छे मुल्क में चले जाऊं। तो खुदा का खौफ करो यार। मुकदमा इनके ऊपर क्या था? सबसे हल्का मुकदमा बताता हूं, 2 मुकदमात दहशतगर्दों के इलाज का। वो दहशतगर्द जिन्होंने कराची की आबादी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टॉप ब्रास, किसी आली मवाली के कहने पे उन्होंने ये काम नहीं किया, टॉप ब्रास के कहने पे उन्होंने कराची में कत्ल गारत का बाजार गर्म किया। लियारी गैंगवॉर को कोसते थे, अपने लोगों के ऊपर इनकी आंखें बंद हो जाती थी। 12 मई पुलिस का स्टेटमेंट है, पुलिस का बयान है कि ये साहब उस वक्त जो मुशीर दाखिला थे, 12 मई को इन्होंने कराची में सड़कें बंद करवाने के ऑर्डर्स दिए थे। एक टेलीविजन शो में बैठ करके निहायत ढिठाई से इन्होंने इस इल्जाम को भी सहा और इन्होंने कहा यस, क्योंकि हमारे पास नफरी कम थी इसलिए मैंने बंद करवाया। यह नहीं बताया कि उसके बाद जो क़िताल हुआ उस वक्त आप कहां थे हुजूर? उस वक्त आपकी ये पुलिस किधर थी? कराची में मानसून की बारिशें हुई, ये ऐसे गायब हुए कि जैसे गधे के सर से सींग। पूरी दुनिया इनको ढूंढती रह गई। अखबारात में मिला करते थे उस जमाने में, जब हम पढ़ा करते थे कि वसीम अख्तर ने फलां चीज का नोटिस ले लिया। ये वसीम अख्तर नोटिस कहां से ले रहा था ये किसी को नहीं मालूम। कराची के एक स्कूल में पहुंचे, मुझ जैसे सहाफी को तो झेल नहीं सकते। कराची के एक स्कूल में पहुंचे और वहां बच्चों से झूठ सच बोल रहे हैं, बच्चों से हलफ ले रहे हैं कि बच्चों बड़े होकर के रोड पे कचरा मत फेंकना, मैं और मेरी क़यादत कूड़ा करकट पैदा करने की जिम्मेदार है, हमें भूल जाओ। जितना कचरा आप लोगों ने असेंबली में भेजा है सर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुशामद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वाहिद असासा क्यों, ये यहां का सब्जेक्ट है। अब दिखाते हैं आपको इस चमचागिरी का एक ऐसा नई सबूत जो पहले उस वक्त जब अल्ताफ भाई का डांस प्रोग्राम होता था 90 पर, और उस वक्त आगे की सफ में बैठे हुए 3-4 चेले या पिछली सफों में बैठे हुए कुछ चमचे झूम झूम कर नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई का ड्रामा करते थे। अल्ताफ हुसैन गए, वो MQM हवा हो गई, लेकिन ये ड्रामा आज भी महाजिर कौम पर, उर्दू बोलने वाली कौम पर मुसल्लत है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि नहीं भाई की जगह नहीं फारूक भाई ने ले ली। जरा दिखाएं जी किस तरह से अपनी नौकरी ये मेयर कराची साहब पक्की कर रहे थे। तो मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं।
लौंडी अदाकारी भी कितनी बड़ी नेमत है। फैसल सब्जवारी को देख के हंसी आ रही थी, दिल नहीं बेचारा, छोड़ो यार, और नाना नाना भी कर रहे हैं। वसीम अख्तर रह गए तो वो तो पैसे देकर मुसीबत कैश में खरीदने वालों में से हैं। अच्छा, उनके पीछे खड़े थे फारूक सत्तार के पीछे फंक्शनल लीग के साबिक रहनुमा, जिन्हें एक मरतबा मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया तो पहले मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, ज्यादा बात करेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, कि आरफीन भाई जरा हल्का हाथ रखिएगा। मैंने कहा भाई मैं ये तो पूछूंगा कि पहले आप फंक्शनल लीग में थे, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तो फलाना तो ठिकाना, बस क्या कहूं। वो हजरत भी मेरे ख्याल है इस पर टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे। हम पर मुसल्लत होने के बाद ये मौसूफ कहां गए? अल-अमान अल-हफीज, ये गए बाबाए कौम की मज़ार पर हाजिरी देने के लिए। बाबाए कौम की रूह उस दिन जितना तड़पी होगी, मुझे लगता है कि उससे पहले ना उसके बाद कभी ऐसा अंदोनाक सानिया पेश आया होगा। दिखा दो भाई, मुझे क्या दिखा रहे हो? सलाहियतें हैं, ह्यूमनली पॉसिबल जो चीज़ भी हो सकती है इस शहर को बेहतर करने के लिए, यहाँ अमन कायम करने के लिए, इंशाअल्लाह वो मैं करूँगा। ये हमारी टीम की गलती है जिसके लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूं। मैंने ये साउंड बाइट चलाने के लिए नहीं कहा था, ये तो इंतखाब के बाद उन्होंने ये ड्रामा उन्होंने कर दिया। मैं बता रहा था कि जब ये मज़ार कायद पे गए, कायद आज़म की रूह उस वक्त जितनी बेचैन थी, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी तकसीम से पहले, तकसीम के बाद या आने वाले दिनों में कभी इतनी होगी कि ऐसा आदमी उनके पास आया जिस पर सिर्फ 40 मुकदमात थे। ये दुनिया की तारीख का वाहिद मेयर था जिसने मां सिवाय छाती पीटने के और कोई काम नहीं किया। ये वो मौसूफ हैं जिन्हें थर में होने वाली, थर में हादसाती नागहानी अमवात इनकी आंखों में आंसू ले आती हैं। लेकिन कराची में बरसों तक एमक्यूएम का क़िताल, एएनपी का क़िताल, पीपल्स पार्टी के लियारी अमन कमेटी जो उस वक्त हुआ करती थी, आज भी होगी यकीनन, उसका क़िताल इन्हें नजर नहीं आया। थर में होने वाली अमवात पर ये क्या फरमा रहे थे, जरा सुनाएं जी। यकीन आता नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी कोशिश कर रही है हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, क्योंकि पूरा मुल्क पनामा में लगा हुआ है इस वक्त। थर में कल भी 4 बच्चे मर गए। पूरा मुल्क पनामा में लगा हुआ है, थर में अमवात हो रही है। कराची में उस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही थी अल्ताफ भाई के हुक्म से। जबानों पर फालिज क्यों गिर जाता है पता नहीं, सच बोलते हुए मेरी समझ में नहीं आया। आईजी को शर्म दिला रहे थे, एक दिन में मुझ पर 20 मुकदमा कायम कर दिए। एक तो सच्चा होगा, आधा कोई एक इल्जाम, कुछ भी नहीं, सब झूठ, आपसे सबको बैर है। दिखाएं जी जरा इनकी जुबान क्या कहती। नॉमिनेशन के बाद मैं दहशतगर्द बन गया, टारगेट किलर बन गया, 40 केसेस ऑन मी, 20 केसेस इन वन डे। पुलिस के आईजी को शर्म नहीं आती कि वो अपने ऑफिसर से पूछे, एक दिन में 20 केस बना दिए तूने। 19 झूठे थे, मैं मानता हूं, एक सच्चा था, इतना तो रेशो रखना पड़ेगा। ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने खुद मेरे प्रोग्राम में बैठ करके जुल्फिकार मिर्जा के जो लत्ते लिए थे, जो इनके ख्याल में उस वक्त महाजिर दुश्मन था। दिखाएं जी जरा जुल्फिकार मिर्जा, और उसके बाद कंटिन्यूटी में चलाएगा उस कादिर पटेल के साथ इनकी बगलगीर होने का नादिर शाही मंजर, जो मुबैना तौर पर लियारी गैंग वॉर की सरपरस्ती के लिए, दहशतगर्दों के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल में इलाज के लिए जेल की हवा खाई वसीम अख्तर के साथ। जरा मुहाजिरों से दरखास्त है कि आंखें कान खोल करके, तासुब की ऐनक उतार करके इन दोनों चीजों को यके बाद दीगरे देखें और सोचें कि जो ड्रामा इन लोगों ने हमारे साथ किया, आपके साथ किया, क्या उसके बाद भी इन लोगों की सफाई, इनकी वकालत और उसके बाद जो फेसबुक पे आप लोग करने वाले हैं, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट, क्या वो जस्टिफाइड है? दिखाएं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कराची में जुल्फकार मिर्जा पेशी पर आए तो वसीम अख्तर भी पहुंच गए। फिर तो सभी फ्लैशबैक में चले गए, एक दूसरे के खिलाफ गुस्से से सुर्ख चेहरे, तनी भवें और शोलाबार आंखें। जबान से अदा होते अल्फाज हैं कि बम के गोले। लगता था अब जंग होगी, मगर अदालत में जब मिले एक दूसरे पर बहुत शफीक और मेहरबान नजर आए। दुआ सलाम, खैर खैरियत, फिर हाल पूछा। और मेयर कराची वसीम अख्तर को गले लगाकर कादिर पटेल ने खुशी से किसको किया आंख का इशारा। बगलगीर कहीं हुए तो आंख कहीं और है। आपको बताएं कि जमानत मंजूर होने पर दोनों रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया, जहां पर बगलगीर किया कादिर पटेल ने वसीम अख्तर को, लेकिन आंख का इशारा किसी और को किया।
शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसी के साथ वक्त हुए प्रोग्राम में मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद लत्ते लेंगे नाम निहाद मेयर के। नाजरीन, वसीम अख्तर साहब का रोना फ़िलहाल जारी है। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में हम आ पहुँचे हैं। वसीम अख्तर साहब किसके पैरोकार हैं और वो किसके पैरोकार थे? इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ गुलफशानी करूं, ज़रा देखिए एक नादिर शाही साउंड बाइट डॉक्टर फारूक सत्तार का। कहा जाता है कि खान लियाकत अली खान भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज़्यादा अलील थे तो उनके पास गए और उनसे कहा कि जब हमारे जैसे रहनुमा और लीडर इस पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो फिर इस पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा था कि हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ, और उस पर मुसिर है कि हमने नाता तोड़ लिया। अल्ताफ हुसैन ने ही तो बनाए, ये सारी प्रोडक्ट तो अल्ताफ हुसैन की हैं। ये किस गमले में पैदा हुए हैं? आज कसम उठा उठा करके कहते हैं कि हम नहीं जानते। मुमकिन है रगों में बहता हुआ लहू सफेद हो सकता है। कुछ इसी तरह से मामला गद्दारी और वफादारी का भी है। लेकिन खैर, फारूक सत्तार साहब को शुबे की इज्जत से बाहर निकालते हुए, यार इनको तो हटाओ, यार इनको तो हटाओ, अगली बात करने दो। अब हम आते हैं उस ये जो इतना ये हज से नहीं आ रहे, ये सेंट्रल जेल है। अगर आपको लग रहा है कि ये उम्रे की सादत हासिल करके आए, नहीं, ये वापस आए उस एक जेल से जिसका सामना इन्होंने किया था दहशतगर्दी के और न जाने किन किन मुकदमात के हवाले से। ये जो इतने ज़हीन और फित्तीन लोग इनके साथ हैं, ये इनकी बारात नहीं निकाली जा रही है, ये इनका स्वागत किया जा रहा है, ये इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। देखिए वतन से कितना प्यार है इन तमाम लोगों को। कभी 14 अगस्त पे घर पे झंडा नहीं लगाया इन लोगों ने, लेकिन MQM का झंडा लेकर के रोड पे निकले हुए अपने महाजिर होने का सबूत देने के लिए। महाजिर होने का सबूत देने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ता है मेरे भाई। मैं अपने पिछले 3 प्रोग्राम्स में बहुत सारी वीडियो क्लिप चला चुका हूँ। कभी किसी एक को भी अगर समझ में आएगा ऐसा कुछ किया है आपने ज़िंदगी में, तो आइए मेरे स्टूडियो में बैठिए मेरे सामने 2-4 मिनट, मेरे ख्याल है 4 मिनट भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इसलिए कि आपका कोई रहनुमा तो मेरे हाथ लग नहीं रहा। टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेंजर पे पैगामात आ रहे हैं, रावियान रिवायत कुछ और कह रहे हैं। ये देखिए, ये वो दिन था जिस दिन हम पर ये इफरीत मुसल्लत किया गया। चाइना कटिंग के हवाले से इन मौसूफ का एक बड़ा खूबसूरत बयान, जरा वो दिखाइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि सुप्रीम क्या कहा। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वो जानते हैं कि कराची में चाइना कटिंग और बागात पर कब्जे किसने कराए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि K4 और S3 मंसूबे पर दबाव दिया जाए ताकि मंसूबा शुरू हो। कराची कचरे का ढेर बना हुआ है और उन्होंने मजीद कहा कि मसाइल का सामना है, ताहम कराची को दुबई बनाना चाहता हूँ। कराची तो ऑलरेडी दुबई है आप लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए तो कराची हमेशा से दुबई है। जिस वक्त कराची में एक मजदूर को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, कराची तो आप लोगों के लिए दुबई था हुजूर। ये आदिल सिद्दीकी को जहेज में लिखवा करके लाए थे अपनी इमारत जो खड़ी की है इन्होंने। वासे जलील 5,000 रुपए पे मैं इनको मुलाजिम नहीं रखता। अरबों रुपए का इन्होंने जो बंगला बनाया, कहाँ से? मस्जिद की चप्पलें सीसी करके। आपके एक और रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं उसी ऑपरेशन के, बल्कि 2 ऑपरेशन के जिम्मेदार। कराची का एक इतना बड़ा इलाका उनकी मिल्कियत में है। जरा मालूम कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। और MQM वाले अभी मजीद मायूस ना हो, एक बहुत अच्छी खबर इंशाल्लाह कुछ और दिनों में आने ही वाली है। कंफर्मेशन मेरे ख्याल है 1-2 दिन में आ जाएगी, तब पता चल जाएगा कि और क्या मामलात हैं। अब चाइना कटिंग के बारे में, कि चाइना कटिंग करने वालों को जानता हूं, लेकिन हुजूर आप जानते तो हैं, जानते तो हम भी हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हीं के कंधों पे बैठकर, और आपकी इख्तिदार की कुर्सी हमारे सीनों पर खड़ी है। आप उन लोगों के खिलाफ कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही आपको हम पर मुसल्लत किया है। सुप्रीम कोर्ट, एक खबर बताती है, सुप्रीम कोर्ट ने चाइना कटिंग की जिम्मेदारी वसीम अख्तर पर आयद कर दी। सुभान अल्लाह। ये सब आप लोगों ने किया है, किसी और के ज़माने में नहीं हुआ।
तजावुज़ात ख़त्म करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची 1569 रफ़ाई प्लॉट्स पर तामीरात मसमार कर दी इदारा तरक्यात। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 1569 जो रफ़ाई प्लॉट्स हैं इनमें से मादूद चंद भाई लोगों के होंगे, वरना बाकी आज भी महफूज हैं। यकीन नहीं आ रहा तो ज़रा घूमिए फिरिए, सर्वे कीजिए। DGKDA को आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तंबीह जारी की है, जो अदालत को अपने तौर पर मुतमईन करने की कोशिश करने गए थे। अदालत होती है, अदालत को सब पता है, अदालत को सब मालूम है, अदालत को सब दिख रहा है, सब नज़र आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा तो उन लोगों को जो आज भी बेजा हिमायत को तर्क करने पर आमादा नहीं। खैर मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं आपको हिमायत तर्क करने पर आमादा करने के लिए यहाँ नहीं आया। तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से इनका एक और बयान था। तजावुज़ात के हवाले से इनका जो साउंड बाइट है भाई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम तजावुज़ात ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो अगर है तो ज़रा चलाइए। जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं हर चीज़ आइडियल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अभी तो हम रोकथाम कर रहे हैं, नहर ख़याम पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, बाग़ इब्न कासिम पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, तो ये अब रिमूव करनी होंगी। और ऐसे बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको रिमूव करें। तो हम अब इंशाल्लाह इस पे नोटिस लिया है कोर्ट ने, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। इस पर एक्शन लेना हुजूर आपके बस में कहाँ है, ये तो आपके ऊपर वालों की देन है। कभी उनसे पंगा मत ले लीजिएगा वरना मामलात आगे पीछे हो जाएंगे, मेयर की कुर्सी भी हाथ से जाएगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपको मेयर की इस कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, तो आपने अज़राए तफन्नुन, अज़राए इखलाक, अज़राए हमदर्दी संभाली हुई है, वरना माशाल्लाह डिफेंस के उस घर में बहरहाल मिडिल क्लास तबके की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब फरमाते हैं तलबा को मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात और गुटखे जैसी मुज़र सेहत अशिया से बचाना होगा। हुजूर MNA MPA उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? इस शहर में गुटखा कौन चला रहा है? आधे लोग मुत्तहदा के नहीं है। इस शहर में चाइना कटिंग किसने की है? 70 to 80% लोग मुत्तहदा के नहीं है। ये गुटकों के पैसों से आपकी गाड़ियों में फ्यूल डल रहा है, क्यों अपने पेट पे लात मार रहे हैं? पैदल चलेंगे या साइकिल पे? पैदल चलने का हौसला तो आप में नहीं है, क्योंकि कुछ और आपके और भी कुछ और तवंगर थे जिन्हें हुकूमत से बाहर आते ही जान का खौफ आया और ये मुल्क से चंपत हो गए। क्या कर रहे हैं हुजूर? मतलब गुटखा बंद कर देंगे तो फिर महाजर सकाफत में आप लोगों ने क्या छोड़ा है मां सिवाय गुटके के? लाल दांत लिए एक आदमी जैसे ही नजर आता है वैसे ही दूर से कोई आदमी समझ जाता है कि यार ये उर्दू बोलने वाला तो नहीं, इसलिए कि वो गुटखा आप लोगों की निगरानी में नहीं बल्कि आप लोगों की सरपरस्ती में तैयार हो रहा है। MNA और MPA इन्हीं हद हो गई। एक छोटी सी बात, इससे आप अंदाजा लगा लिए कि लेवल क्या है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक सिटिंग MNA, जिस जगह बहुत सारे लोगों की गाड़ियां धुलती हैं, एक स्टॉप है। अगर नोटिस का नाम आए, कोई मामला बने, मैं तो कह रहा हूं अल्लाह करे बने, तो अब मैं बताऊंगा। एक इंक्रोच जगह पर रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियां धुलती हैं। मालूम हुआ कि वो MNA की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। गज़ब खुदा का, मैं हैरान रह गया कि ये कौन लोग हैं। इनमें कुछ लोग अच्छे जरूर हैं, लेकिन यकीन कर लीजिए कि वो अच्छे लोग बैकफुट पर हैं, उन्हें सामने आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो इंकशाफ जो कि मैं कर ही गया, मेरा ख्याल है कि अब वो अच्छे लोग सामने जरूर आएंगे। अच्छे उर्फ आम में आप उसे बेजरर कह लीजिए, उर्फ आम में आप उसे बेजरर कह लीजिए, वो लोग जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई इत्तेहाम तो मौजूद नहीं। और फिर बहरहाल अब बात यह कि अब तो नौबत यह आ चुकी है कि अब उर्दू स्पीकिंग महाजिर डोमिनेटेड एरियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लग रहे हैं। हुजूर ये वो मफ्तूहा इलाका है जिसे आपने इतने हजार लोगों के क़िताल के बाद छीना था, जिसे जमात इस्लामी ने अपनी हिमाकतों पे दर पे हिमाकतों के बाद गंवाया था। अनफॉर्चुनेटली वक्त का पहिया आप भी रोक ना पाए और अब निवाला आपके मुंह से भी छिन गया। मुहाजिरों से इल्तिमास है कि अब हाथ बांधे इंतजार करें इलेक्शन का, उसके बाद फिर पूछूंगा दाल क्या भाव है और रोटी क्या भाव है। आखिरी मरतबा आपने MNA और MPA को कब देखा था? खैर आपने देखा तो अभी भी नहीं होगा, देखते तो आप उनके हाली मवाली को ही हैं जो इलाके में कभी कोई पर्ची लेने कभी कोई और मामला करने चले आते हैं। लेकिन एक मरतबा आप सिर्फ ये काम कार खैर हो जाने दीजिए, उन झंडों के बाद एक मरतबा आप ये काम हो जाने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कराची में जितने मुहाजिरीन हैं, उर्दू बोलने वाले जो हैं, उनका हक